नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन में हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा और सर्वनाम की रूप रचना कैसे की जाती है वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो देखिए, आज हम यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है हमारा मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित। तो जिसमें सबसे पहले आपका आता है वर्ण विच्छेद, जिसमें वर्तनी आती है आपकी, अनुस्वार, अनुनासिक, यानी कि कैसे आप शुद्ध शब्द लिखते हैं। तो ये हमने पहले शब्दों का शुद्धिकरण की शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है ये हमने पहले भी पढ़ा है और आपने नोट डाउन भी किया होगा। और अगर नहीं किया है तो भी आपको ऐसा लगता है कि मैम इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, इसको आप दोबारा बता दीजिए, तो मैं जरूर आपको इसको नेक्स्ट टाइम यहाँ पर रिवाइज आपके लिए करूंगी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय, जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। उपसर्ग और प्रत्यय सभी को पता है क्या होते हैं उपसर्ग, क्या होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग यानी कि आपका प्रीफिक्स, उपसर्ग प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन कर देते हैं, उसे आप कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय यानी कि आपका सफिक्स, जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो आपका प्रत्यय। उसके बाद आते हैं आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द हम छोटी कक्षा में जब होते हैं तब भी पढ़ते हैं और हमने यहाँ पे भी पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। और उसके बाद विलोम शब्द भी हमने पढ़े हैं। अनेकार्थी शब्द यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द, ये भी हमने पढ़े हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी हमने पढ़े हैं। अब हमने एक चीज जो नहीं पढ़ी है वो है वाक्यों के अंग। कौन कौन से अंग होते हैं वाक्यों के, तो इसको टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है आपका विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो टॉपिक है ये भी हमने पढ़ लिया है। आज हम जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है मुहावरों का वाक्य प्रयोग। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है मुहावरों का वाक्य प्रयोग, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम देखिए मुहावरों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए अपना टॉपिक, डेट के साथ नोट डाउन जरूर करेंगे, अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे मुहावरे क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हम। मुहावरों की परिभाषा, यानी कि मुहावरे कहते किसे हैं। देखिए, भाषा जो होती है आपकी वो भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन होती है। यानी कि जब भी आप बात करते हैं, जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे क्या करते हैं आप अपनी जो भाव होते हैं, मन के जो भाव होते हैं या आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त करने का, यानी कि दूसरों के सामने रखने का एक साधन है भाषा। लेकिन आप अपनी बात को कैसे दूसरों के सामने कहें, किस तरीके से दूसरों के सामने कहें कि दूसरे के आगे उसका प्रभाव पड़े, यानी कि आपकी बात जो है इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, सामने वाले पर उस बात का फर्क पड़े। तो इसी के लिए हम बहुत सारे मुहावरों का
बहुत सारी लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने रखने के लिए, दूसरों को कहने के लिए अनेक तरह के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनकी सहायता से क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारे जो गंभीर भाव होते हैं, यानी कि ऐसे भाव जो आसानी से दूसरों की समझ में नहीं आते, गंभीर भाव, उनको भी हम बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही सहज ढंग से, यानी कि बहुत ही सरल तरीके से हम उसको कहकर आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं, अपनी मन की बात को, अपने मन के भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये है आपके मुहावरे की परिभाषा। नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बच्चे नोट डाउन नहीं करते हैं और जब मैं आप लोगों से पूछती हूं तो तब आप लोग फिर बता नहीं पाते हैं। तो एक एक चीज को नोट डाउन भी करते रहेंगे, मुहावरा लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे परिभाषा। उसके आगे लिखेंगे परिभाषा और फिर इसे नोट डाउन करेंगे। और जिसका नोट डाउन हो जाएगा वो इस तरह से हैंड रेज करेगा कि मैम हमने नोट डाउन कर लिया है। भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है और हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनकी सहायता से गंभीर भावों को सरल और सहज ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। नोट डाउन कर रहे हैं सभी बच्चे? हैंड रेज करेंगे यदि नोट डाउन कर रहे हैं, हाथ खड़ा करेंगे। यस, वेरी गुड, फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो जो मुहावरे होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बात को बहुत ही ज्यादा सरल ढंग से, सहज ढंग से लोगों के सामने रखते हैं। अगर कभी कोई ऐसा गंभीर भाव भी होता है किसी बात के अंदर, तो अगर हम उसे मुहावरे के द्वारा बताएं, एक्सप्लेन करें या किसी लोकोक्ति के बारे में की तरह एक्सप्लेन करें, तो उससे क्या होता है कि आसानी से वो चीजें हमें समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास। अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास। तो शब्दों का ऐसा समुच्चय जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द होते हैं उनका वो अपना कोई उनका अर्थ नहीं होता, वो किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत करते हैं। वो क्या करते हैं? किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो बिल्कुल आप इतना अगर लिख लेंगे, शब्दों का ऐसा समुच्चय मुहावरा है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि वो किसी अलग अर्थ को बताता है। अभी आप जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो तब आपको क्लियर होगा कि क्या होते हैं मुहावरे, कैसे आप मुहावरों को यहाँ पर समझ सकते हैं। नोट डाउन करते वक्त थोड़ा सा जल्दी कीजिए, फटाफट। जब मैं बोल रही हूं तभी आप साथ साथ नोट करते रहिए। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास और शब्दों का ऐसा समुच्चय जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करे, यानी कि अपना जो साधारण अर्थ है उसे छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत करता है। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आगे जब मैं आपसे मुहावरा किसे कहते हैं पूछूंगी तो फिर आप चुप नहीं रहेंगे, आप उत्तर देंगे।
जिसने नोट डाउन कर लिया हो वो अपने साथ के बच्चों को भी नोट डाउन करा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है लोकोक्ति। क्या होती है लोकोक्ति? चलिए नोट डाउन कीजिए, हेडिंग डालिए लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति। फटाफट हेडिंग डालिए लोकोक्ति। लोकोक्तियां या कहावतें जो होती है वो लोक अनुभव का परिणाम होती है। लोक अनुभव क्या होता है? लोक अनुभव यानी कि जो इंसान मनुष्य अपने जीवन में चीजें एक्सपीरियंस करता है, अपने जीवन में चीजें अनुभव करता है, उसी के आधार पर वो क्या करता है, कुछ पंक्तियां बना देता है, कुछ लाइनें बना देता है। तो इसकी उत्पत्ति के लिए विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा काल का निर्देश नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, लोक अनुभव से जुड़ी है। जैसे चीजें बनती जाती है, बातें बनती जाती है। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या दिया है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जब तक बंदर जो है अनुभव नहीं करेगा, उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो कैसे वो उसके बारे में बता पाएगा। तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया है कि अयोग्य को गुणवान की पहचान नहीं होती, यानी कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसको कैसे पता चलेगा कि गुणवान व्यक्ति क्या होते हैं। तो ये क्या है, लोकोक्तियां, ये लोक अनुभव का परिणाम होती है। जो जो चीजें अनुभव होती गई वो इस तरह से लोकोक्ति के रूप में आगे आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो ये आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होते हैं मुहावरे और क्या होती है लोकोक्तियां। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, और अगर क्लास में एक या दो बच्चे भी नोट डाउन कर लेते हैं तो बाकी बच्चे उनसे पढ़ लीजिए, उनसे लिख लीजिए खुद से, और यहाँ पर समझ लीजिए। फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ आपके लिए। लोकोक्तियां या कहावतें, लोकोक्तियों को हम कहावतें भी कहते हैं, कहावत चली आ रही कहते हैं ना। तो ये एक लोक अनुभव का परिणाम है और लोक की उक्ति कहा गया है इसे, लोक की उक्ति। इसकी उत्पत्ति के लिए विशेष स्थान अथवा व्यक्ति अथवा काल का निर्देश नहीं किया जा सकता। और एग्जाम्पल भी उतारेंगे फटाफट, उदाहरण के लिए जो उदाहरण दिया गया है उदाहरण भी उतारेंगे साथ साथ। और जिनका हो जाता है, जो उतार लेते हैं, वो हैंड रेस करिए इस तरह से, तो फिर क्लियर हो जाएगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जिसने भी लिख लिया है वो हैंड रेस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ और चीजें हमने यहाँ पर बताई है, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सबसे मेन चीज हमने यहाँ पर जो बताई है वो है लोक उक्ति और मुहावरों में अंतर, डिफरेंस, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो लोकोक्ति और मुहावरे में जो अंतर होता है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको जरूर नोट डाउन करें फटाफट से, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। जो मुहावरे और लोकोक्ति में यहाँ पर अंतर दिया गया है इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। पहला अंतर है, लोकोक्ति एक तरफ लिखिए, मुहावरे एक तरफ लिखिए, और उनमें पहला अंतर लिखिए कि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति क्या है, एक पूर्ण वाक्य है, और मुहावरा एक खंड वाक्य है। मुहावरा क्या है, एक खंड वाक्य है। यानी कि लोकोक्ति आपने देखा होगा कि हमने कहा बंदर, जो मुहावरा आपका हमने यहाँ पर बताया वो एक खंड वाक्य है, यानी कि एक छोटा सा पाठ है। लोकोक्ति है पूर्ण आपका वाक्य। तो देखिए लोकोक्ति में हमने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पूरा एक पंक्ति है, एक वाक्य हमारा पूरा हो गया। और दूसरा लोकोक्ति है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लोकोक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति में
कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या बताया है कि वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। किसमें किसमें होता है वाक्य के अनुसार परिवर्तन? आपके मुहावरे में। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। मुहावरा जो होता है वो वाक्य के अनुसार चेंज हो जाता है, वो वाक्य के अनुसार फिट हो, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति बिल्कुल इसी तरह से लिखी जाती है। अगला है आपका स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में प्रयोग की जाती है। स्वतंत्र रूप से और अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में प्रयोग की जाती है, और यहाँ पर किसी वाक्य का अंश बनकर रह जाती है। जो लोकोक्ति होती है वो किसी वाक्य का अंश केवल बनकर रह जाती है, किसी वाक्य का केवल एक पार्ट होती है। तो ये डिफरेंस आप जरूर लिखेंगे, दोनों में अंतर, तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि क्या होती है लोकोक्ति, क्या होती है मुहावरे। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। बहुत ही सरल है। लोकोक्ति आपका पूर्ण वाक्य है, यह एक खंड वाक्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। इसमें ये आपका एक स्वतंत्र वाक्य है, अपने आप में पूर्ण इकाई है, और ये हमेशा किसी न किसी वाक्य का खंड होता है, किसी न किसी वाक्य का पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मुहावरा आप देख सकते हैं, यहां पर हमने दिया है पहला जो मुहावरा है वो है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना आपने सुना होगा ना। इसी तरह से लिखेंगे मुहावरों के उदाहरण। यहां पर आप लिखेंगे मुहावरे के उदाहरण के उदाहरण, और पहला आप लिखेंगे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना तो इसका अर्थ होता है साफ इनकार करना। अंगूठा दिखाना जो शब्द है उसका अर्थ होता है साफ इनकार करना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने उमा से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया। अगर आपका मीनिंग हम पढ़ें तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया, यानी कि उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ इसका वाक्य प्रयोग कि मैंने उमा से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि साफ इनकार कर दिया। तो इस तरह से आप ये आप एक मुहावरा लिखिए, उसका अर्थ लिखिए, और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग लिखिए कि कैसे उसका वाक्य प्रयोग किया जाता है। जहां पर छूट जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वाक्य प्रयोग तो आपको स्वयं ही करना है। वाक्य प्रयोग तो आपने एग्जाम में भी करना है, तो अभी भी आप उसको होमवर्क के रूप में लिख सकते हैं और खुद से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब अभी देखिए अगला है आग में घी डालना। आग में घी डालना आपने सुना होगा ना, आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का जो अर्थ होता है वो है क्रोध को भड़काना, गुस्से को और ज्यादा भड़काना। जहां पर गुस्सा हुआ हो, बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हो रहे हो और वहां पे कुछ ऐसी बात बोल दो या कुछ ऐसा काम कर दो। होता है ना, कई बार आपके जो पापा होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं किसी बात पे, और फिर से आप उनको कुछ बदमाशी घर पे कर देते हो, कुछ ऐसा छोटा मोटा नुकसान कर देते हो, तोड़ फोड़ कर देते हो, तो क्या होता है उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये है आग में घी डालना, यानी कि कुछ ऐसा कर देना कि जिससे गुस्सा जो है और ज्यादा बढ़ जाए। तो वाक्य प्रयोग, तुम्हारी बातों ने तो मकान मालिक और किराएदार की लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया। तो देखिए यहाँ पर हम इसका दूसरा वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अर्थ, और साथ ही आपको मुहावरा भी क्लियर कर दिया है। तो आप साथ में यहाँ पर एक और एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है, आप एक खुद से वाक्य प्रयोग करेंगे इसका, आग में घी डालने का। फटाफट साथ के साथ खुद से करेंगे। अभी केवल और केवल आप इतना लिखेंगे और उसके बाद फटाफट से ये वाक्य प्रयोग उतारेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर खुद से वाक्य बनाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर होता अगर जा रहा है तो आप बता दीजिए, अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप क्लियर कर दीजिए कि मैम ये समझ में नहीं आया। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना यानी कि क्रोध से देखना। आप कभी भी जब आपके घर में गेस्ट आए होते हैं या आप घर से बाहर होते हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके मम्मी पापा जोर से नहीं बोल सकते आपके सामने, या फिर ऐसी कोई बात होती है, तो क्या होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने भावों को कैसे व्यक्त करते हैं। अगर उन्हें आपको गुस्सा दिखाना है तो वो कैसे दिखाते हैं, वो आपको बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाते हैं, है ना। बड़ी आंखें करके वो डराने की कोशिश करते हैं। तो यही है आंखें दिखाना यानी कि क्रोध से देखना। मुहावरा है आपका आंखें दिखाना। आंखें दिखाना जिसका अर्थ होता है क्रोध से देखना, गुस्से से देखना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। कक्षा में छात्रों को शोर मचाते देखकर, कक्षा में छात्रों को शोर मचाते देखकर अध्यापक उन्हें आंखें दिखाने लगे। तो जब बाहर से अध्यापक आए और उन्होंने देखा कि कक्षा में बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो अध्यापक जब अंदर आए तो उन्होंने गुस्से से सबको देखा, क्रोध से सबको देखा और सारे बच्चे शांत हो गए। सब बच्चे शांत हो गए यानी कि आंखें दिखाना इसका मतलब है क्रोध से देखना। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। आंसू पोंछना, अगला है हमारा आंसू पोंछना। आंसू पोंछने का अर्थ है संतावना देना, किसी को संतावना देना, किसी को एक तरह से ढंढास बंधाना, किसी की हेल्प करना जब उसको जरूरत हो उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए आपका मुहावरा है आंसू पोंछना, लिख लीजिए और उसके बाद उसका अर्थ लिखिए उसके सामने संतावना देना। तो वाक्य है सड़क दुर्घटना में मोहन के माता पिता की मृत्यु होने पर उसके आंसू पोंछने वालों की कतार लग गई। आंसू पोंछने वालों की यानी कि उसे संतावना देने वालों की, उस समय पर उसे संतावना देने वालों की एक कतार लग गई, काफी सारे लोग वहां पर आ गए। चलिए तो और मैंने आप लोग को बताया है कि अर्थ तो आप लिखेंगे ही और साथ ही वाक्य प्रयोग भी आप करेंगे और खुद से भी आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, खुद से एक और आप वाक्य प्रयोग करेंगे। हर एक में आप ऐसे ही करेंगे, एक एक वाक्य प्रयोग आप सब में करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना, तो अंग अंग मुस्काने का अर्थ होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, इसका अर्थ होता है अंग अंग मुस्काना। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको मुहावरा दे दिया है और साथ ही मैंने आपको उसका अर्थ भी बता दिया है। तो अब आपने उसका वाक्य प्रयोग खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने आपको वाक्य प्रयोग करके दिखाया है कि मोहन के पिताजी उसके लिए पसंदीदा खिलौना लाए जिन्हें देखकर उसका अंग अंग मुस्का गया, या उसका अंग अंग मुस्का गया यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर काफी सारे मुहावरे देख लिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और उन मुहावरों को आप अच्छे से यहाँ पर कोशिश कीजिए कि उनका अर्थ आप लिखें, उनको समझे, उनको पढ़े। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है जो हमने मुहावरों का वाक्य प्रयोग, जो यहाँ पर हमने चीजें की है, व्यवहारिक व्याकरण जो हमने यहाँ पर सीखा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमारी है जिसमें आपका और भी कई सारे मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे मुहावरों को। अभी आप एक दूसरे से देखकर, आप अपने जो कॉपी में बच्चों ने लिखा है उनसे देखकर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया है अपनी कॉपी में, सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और मुहावरे यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने कुछ और मुहावरे लिखे हैं, अब उनको सबको आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद उनके जो वाक्य प्रयोग है वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला मुहावरा आपका यहाँ पर है अंग अंग ढीला होना।
अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत ज्यादा थक जाना, जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा थक जाना। तो देखिए एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर कुछ दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल आपने खुद से लिखने हैं। तो दिन भर की दौड़ धूप से मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, है ना। तो देखिए हमने क्या कहा कि मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग हम कब करते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम करते हैं अपनी भाषा को आसानी से लोगों को प्रभावी ढंग से, एक तो आसान भी हो और दूसरा प्रभावी ढंग से हम लोगों के सामने रखें, तो उससे क्या होता है कि लोगों पर बात का ज्यादा अच्छे से इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था अंग अंग मुस्काना, तो उसका अर्थ है बहुत प्रसन्न हो जाना। और यहाँ पर आपका जो वाक्य प्रयोग भी एक और अलग तरीके से हमने किया है, परीक्षा में प्रथम आने के कारण उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब निकाल लेना, अपना काम निकाल लेना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आजकल के नेता बस अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, यानी कि जो कई बार होता है ना कि लोग इस वजह से वोट देते हैं कि हमें ये काम करवाना है, हमें वो काम करवाना है, हमें सड़क बनवानी है, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे तो बहुत सारी गोष्ठियां होती है, मीटिंग्स होती है, लेकिन बाद में सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो इस तरह से अगला है कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल होना, तो अर्थात दिन रात काम में जुटे रहना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। कोल्हू का बैल जो होता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो इसका भी अब आप खुद से वाक्य प्रयोग करेंगे यहाँ पर आगे, केवल और केवल आप यहाँ पर मुहावरे नोट कीजिए। अगला है खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, क्या अर्थ होता है इसका, कठोर परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। अगला है किसान, यहाँ पर चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना अर्थात सुख से रहना, बहुत ज्यादा एकदम चैन से रहना, शांति से रहना, तो इसका अर्थ है कि सुख से रहना। तो वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे। अगला है झक मारना, झक मारना, कई बार होता है ना हम ये वर्ड यूज भी करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में। तो कहाँ झक मार रहा है, तो झक मारना अर्थात बेकार में समय बर्बाद करना, कहीं पर बेकार में समय बर्बाद करना झक मारना कहलाता है। इसका भी वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी मुहावरे आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं सबको आप खुद से यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके लाएंगे। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, कई बार आपके घर में आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मम्मी कई बार ये शब्द प्रयोग करती होगी कि अब तुम्हें कितना भी समझा लो फिर भी वही ढाक के तीन पात, कहती है ना मम्मी कई बार कि तुम्हें कितना भी समझा लो फिर भी ढाक के तीन पात, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, घर में आओ खेलो मत, पढ़ाई कर लो, टीवी मत देखो, लेकिन नहीं आपने तो वही करना है। तो इस तरह से ढाक के तीन पात अर्थात कोई भी फर्क नहीं पड़ना। तो इसका भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करना अर्थात कठिन परिश्रम करना, ये भी आपका एक मुहावरा है, कठिन परिश्रम करना, दौड़ धूप करना। तो इस देखिए मुहावरे हमने क्या कहा था कि एक खंड के रूप में होते हैं, एक खंड वाक्य होते हैं, यानी कि वाक्य का केवल एक खंड होते हैं। तो देखिए इसका भी वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे, केवल आप यहां से देखते जाइए और मुहावरों को नोट डाउन करते जाइए। अगला है मक्खियां मारना, मक्खियां मारना अर्थात बेकार बैठना, कहते हैं ना कि क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, मक्खियां मार रहे हो, यानी कि बेकार बैठे हो। तो इसका भी आप वाक्य प्रयोग
करेंगे, खुद से करेंगे वाक्य प्रयोग। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना अर्थात किसी भी चीज का आरंभ करना, शुभारंभ करना। कहते हैं ना कि श्री गणेश, जैसे कोई भी घर पर जो भी चीजें होती है, फंक्शन भी होता है, तो वहां पर भी कहते हैं कि गणेश जी भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है, यानी कि आरंभ किया जाता है किसी भी काम को। जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो इसीलिए ये यहाँ पर मुहावरा भी आपका बना है, श्री गणेश करना, यानी कि शुभारंभ करना किसी चीज का, किसी चीज बात करना। अगला है आपका गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल अर्थात साधारण किंतु गुणी व्यक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा साधारण है लेकिन उसके अंदर गुण बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इन सभी मुहावरों को नोट डाउन करते रहें और घर पर इनका वाक्य प्रयोग जरूर करें। गागर में सागर भरना बहुत ही ज्यादा कॉमन, आपने सुना भी होगा, गागर में सागर भरना, यानी कि बहुत थोड़े शब्दों में अगर किसी के सामने आपने अपनी बात को कम शब्दों में और प्रभावी ढंग से रख लिया तो वो गागर में सागर भरने के समान है। गागर तो इतनी छोटी सी होती है और सागर बहुत बड़ा होता है, लेकिन कैसे प्रभावी ढंग से आप उस बात को कहेंगे कि थोड़े शब्दों में आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत कुछ समझा देंगे, वही है गागर में सागर भरना, और इसका भी आप वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला है तिल का ताड़ बनाना, ये भी आपने कई बार सुना होगा, तिल का ताड़ बनाना। तो तिल का ताड़ बनाना यानी कि किसी भी छोटी सी बात को, कोई छोटी सी बात है और उसको आप बहुत ज्यादा खींच तान कर कह रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी छोटी बात को बड़ा करके बताना। यानी कि छोटी सी बात है लेकिन कहते हैं ना कि घर के झगड़ों में यहाँ पर अब तुम तिल का ताड़ मत बनाओ, यानी कि इतनी छोटी सी बात है उसे इतना लंबा मत खींचो, तो वही है तिल का ताड़ बनाना, यानी कि एक छोटी सी बात है जिसको बहुत लंबा आपने खींच लिया है। तो देखिए बहुत सारे मैंने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वाक्य प्रयोग इसको कैसे करना है, तो आप इसको खुद से वाक्य प्रयोग करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगला है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये तो आपने जरूर सुनी होगी कहावत, अपने आसपास के लोगों से या अपने घर पर जो परिवार के लोग हैं उनसे, यहाँ पर शर्म के मारे मर जाना, चुल्लू भर पानी में डूब मर। अगर ये काम तुमसे नहीं हो सकता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अक्सर इस तरह की आपने बातें सुनी होंगी, तो यही है यहाँ पर आपका मुहावरा या लोकोक्ति भी। लोकोक्तियां भी इस तरह की कुछ होती हैं। तो देखिए काफी सारे हमने यहाँ पर मुहावरे पढ़ लिए और उनका हमने वाक्य प्रयोग भी किया है, और अगर आपको लगता है कि आप सही से इनका वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, तो नेक्स्ट सेशन में आप इसको जरूर डिस्कस करें। बाकी का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।